मैं दिव्या जोशी बीएससी बीएड द्वितीय वर्ष 2021-22 की छात्रा हूँ। मैंने बॉटनी विषय के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से संबंधित माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा टॉपिक को सेलेक्ट किया है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुतिकरण करना चाहती हूँ। अगर इस पर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर मैंने लिया है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकारों के अंदर मैंने बताया है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष यानी कि मॉलिक्यूलर एंडोस्पर्म होता है, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष सेल्यूलर एंडोस्पर्म और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म यानी कि मध्यमी की जिसको इंटरमीडिएट भी एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय भ्रूणपोष की यानी कि मॉलिक्यूलर एंडोस्पर्म की। इस प्रकार के भ्रूणपोष के अंदर का जो विकास होता है इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष में केंद्रक प्रथम तथा प्रतिवर्ती विभाजनों के पश्चात कोशिका भित्ति का क्या करती है, निर्माण करती है और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसमें एंड्रियोसाइट जो होता है उसमें केंद्रकीय कोशिका में फ्रीली केंद्रक पाए जाते हैं यानी कि केंद्रक इसमें कैसे होंगे, फ्री होंगे। और कुछ कोशिका विभाजन के पश्चात क्या होता है कि केंद्रक चारों और कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो इसमें केंद्रकीय मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये था केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स के बाद है दूसरा एंडोस्पर्म आता है सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि कोशिकीय एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है उसके प्रथम भाग का विभाजन होता है और विभाजन के पश्चात जो भी कोशिका द्रव्य का विभाजन भित्तियों द्वारा किया जाता है और इस अवस्था में जो केंद्रक होगा वो इसमें स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा यानी कि फ्रीली नहीं होगा। तो ये था कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म्स। फिर थर्ड वाला है इसके अंदर जिसके अंदर बात की है हमने मध्यवर्ती भ्रूणपोष की यानी कि इसमें अंदर हेलोबियल भ्रूणपोष कहा जाता है। ये मतलब ये क्या होता है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर टाइप्स यानी कि ये दोनों के बीच में पाया जाता है यानी कि केंद्रकीय और आपके कोशिक जो भी आपका केंद्रीय भ्रूणपोष है उसके मध्य पाया जाता है और आपका ये आपके केंद्रीय भ्रूणपोष के मध्य दोनों के मध्य पाया जाएगा यानी इंटरमीडिएट है यानी कि माध्यमिक भ्रूणपोष प्रकार का है। द फर्स्ट डिवीजन इस मतलब इसमें जो फर्स्ट जो डिवीजन होता है और इसमें जो साइटोकाइनेसिस होते हैं वो क्या होता है कि एक जो साइटोकाइनेसिस होता है वो तो निभागीय द्वार की ओर जाएगा, एक बीजांड द्वार की ओर जाएगा और एक इसमें फ्रीली न्यूक्लियर्स होते हैं यानी कि एक फ्रीली केंद्रक पाया जाएगा और ये फ्रीली केंद्रक उसके बीच में या मध्य में पाया जाएगा और ये सभी एक बीजपत्रीय पौधों में पाए जाते हैं। इसमें हमने बताया है फ्रीली न्यूक्लियर्स का डायग्राम्स है, एंडोस्पर्म्स का डायग्राम्स है जिसमें न्यूक्लियर है, सेल्यूलर है और हेलोबियल टाइप्स का पाया जाता है। पेपर 2 के अंदर हम टॉपिक है रूट्स और लीफ और स्टेम की बात करेंगे यानी कि जड़, पत्ती और तना की बात करेंगे। रूट्स के अंदर हम बात करते हैं इट इज़ अ ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि ये इसके जड़ के जो होती है वो प्लांट की सबसे निचली सतह पर पाई जाती है और ये क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है जो भी इसके रेडिकल्स जो पार्ट होते हैं वहाँ से सीड्स यानी कि बीज का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। और इसके अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें यानी कि ये कितने प्रकार की जड़ होती है तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम यानी रूट्स के 2 टाइप्स होते हैं, जड़ के 2 प्रकार। टैप रूट सिस्टम होता है जो हमें देखने को मिलता है डाइकॉट्स के अंदर और जो फाइबर्स रूट सिस्टम होता है जिसमें हमें वो किसमें दिखाई देगा, मोनोकोट्स के अंदर दिखाई देगा। अब हम रूट्स के कोई फंक्शन से रिलेटेड क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि रूट के कौन से बड़े बड़े जो मेजर फंक्शन है वो कौन कौन से। फिक्सिंग इन प्लांट एंड सोइल, ये क्या करती है, जड़ के मिट्टी में को प्लांट को बनाए हुए रखती है, उसकी मजबूत पकड़ को बनाए रखती है जड़। और ये क्या करेगी, ऑब्जर्व जितने भी मतलब ऑब्जॉर्प्शंस करेगी यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन करेगी, जितने भी वाटर है, मिनरल है, इनका ये ऑब्जर्वेशन करती है।
अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट में सबसे पहला है फ्लावर की बात करी थी हमने। फ्लावर के बाद इसमें ये फ्रूट्स लगे हुए हैं। फिर इसमें आप देख रहे हैं कोई इंटरनोड्स और नोड्स है। इंटरनोड यानी पर्व संध्या और पर्व लगे हुए हैं। ये बर्ड्स लगे हैं। फिर ये पूरा जो पार्ट होता है ऊपर वाला वो शूट एपिक्स वाला पार्ट है, यानी कि शूट सिस्टम वाला पार्ट है, जिसमें हमने क्या देखा, लीफ लगी हुई है, स्टेम है, तना है, पत्तियाँ लगी हुई है। फिर ये जो नीचे वाला प्लांट है ये रूट सिस्टम यानी कि जड़ का प्लांट है, जिनमें प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स में डिवाइडेड है ये। अब बात करते हैं स्टम की। स्टम यानी तना होता है। ये क्या है, इसका द स्टम इज द मतलब एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि ये इसका वायवीय भाग में पाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि इसके जो ये मजबूत पकड़ बनाए रखती है, ब्रांचेस लगी हुई, तो इसके लिप्स को खड़ा करने के लिए मजबूत करती है, फ्लावर्स को और फ्रूट को करती है। इट इज़ स्टेम्स तो जो होती है वो नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि इसके ऊपर इंटर पर्व और पर्व संध्या निकली हुई रहती है। और इसके जो मेन फंक्शन क्या होंगे, ये वाटर, मिनरल और इनका फोटोसिंथेसिस का ये क्या करता है, कंडक्ट्स करता है। सेम सिस्टम ऑफ द फंक्शन और स्टोरेज ऑफ फूड। ये भोजन का संग्रहण करेगा, जो दृढ़ता से पौधे को मजबूती प्रदान करेगा। ये काम किसके हैं, स्टम्स के होते हैं। मेनली बात हमने स्टम्स की थी। ये उसके प्रकार होते हैं। लीफ के बारे में हमने, तो इसमें हमने तने में क्या देखा, फ्लोएम्स है, जाइलम्स है, ठीक है, रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स की बात की। फिर इसमें जाइलम, फ्लोएम का बाहर की और दृश्य बताया गया है, बाहर की ओर निकले। अब जो जाइलम है इसमें मोनोकोट्स में बताया गया, तो जाइलम और फ्लोएम में वेसिकुलर्स जो है बंडल्स पाया जाता है। और फिर डाइकोट्स में बात की थी, फ्लोएम और जाइलम, और इसमें वेसिकुलर बंडल है, इसमें पीथ, कॉर्टेक्स और इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। ये डाइकोट्स है, ये मोनोकोट्स है, दोनों में डिफरेंसेस की बात की हुई है। तो ये पूरा होता है पार्ट 2। 3 के अंदर टॉपिक है लिंकेज यानी सहलग्नता और जीन क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन का विनिमय। अब हम इनमें सहलग्नता की बात करेंगे। सहलग्नता क्या होती है, जे एक गुणसूत्र यानी कि एक क्रोमोसोम है जिसपे 2 जीनों की वंशागति साथ साथ होगी, तो ऐसे जीनों को सहलग्न जीन कहेंगे। और जो ऐसे लक्षणों को दर्शाएंगे वो सहलग्न लक्षण कहलाएंगे, और इनको सहलग्न समूह भी कहते हैं, यानी कि लिंकेज ग्रुप कहलाएंगे। जीन्स द्वारा वंशागत होकर संतति में अपने पैतृक को सहयोग बनाए रखने के प्रक्रम को सहलग्न, यानी कि वो उसमें पैतृक लक्षण दोनों मैरिटल और पेरेंटल दोनों मातृक और पैतृक गुण दोनों का सहयोग एक साथ होगा, एक साथ वंशागति होगी, इसलिए सहलग्नता कहलाएगी। सहलग्नता क्रोमोसोम 1 है, जीन 1 और जीन 2 आपस में दोनों सहलग्न हो रहे हैं, ये सहलग्नता है। जिनमें सहलग्नता नहीं है, जो सहलग्न नहीं दर्शा रहे, जैसे कि इसमें जीन 1 और जीन 2 अलग अलग गुणसूत्रों पर है, अलग अलग जीन्स है, तो सहलग्न नहीं है। फिर तीसरे में भी सहलग्न नहीं है कि एक गुणसूत्र है लेकिन वो दोनों ही अलग अलग छोरों पर स्थित है, अलग अलग ध्रुवों पर स्थित है, एक मतलब दोनों के साथ में वंशागति नहीं हो रही है, तो भी वो सहलग्न जीन नहीं होगा। अब इसमें जीन क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है वो बात करते हैं। अब है अपने पेरेंटल यानी कि पैतृक और मातृक दोनों आपने गुण लिए। ये 2 गुण हैं जिनमें एक तो नॉन क्रॉसिंग को दर्शाया और एक क्रॉसिंग को दर्शाए। फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेटेड डीएनए आएगा, तो जो नॉन क्रोमोसोम्स होंगे जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो दोनों आपस में क्रॉस नहीं होंगे और इनमें अलग अलग म्यूसिस से डिवाइडेड होगा। ये दोनों डिवाइडेड हो गए, मेंटल और पेरेंटल, मातृक और पैतृक गुण डिवाइडेड हो गए, तो ये पैतृक 2 में टूटा, मातृक 2 में टूटा, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। अब जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जीन का विनिमय हो रहा है, उसमें क्या होगा कि दोनों ही जीनों की आपस में क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। मातृक और पैतृक जो डीएनए से रेप्लिकेटेड होके आए हैं, रेप्लिकेटेड हो गया है तो जीन की वंशागति होगी, जीन की वंशागति हुई तो मातृक और पैतृक दोनों ही लक्षण साथ में होंगे। फिर इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा, फिर ये अलग अलग पैतृक संतति में डिवाइडेड होंगे। तो इस प्रकार हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर वीडियो को